दोस्तों, आप सभी ने इस कहानी के पिछले भाग को सुना और बहुत सारा प्यार और दुलार दिया, इसलिए आज हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। अब आगे की कहानी। अध्याय 31, उत्पत्ति और गंतव्य। वह स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रही थी, फिर भी हुआंग माओ को घबराहट महसूस हुई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक धड़क के साथ वह चू जिन के पैरों पर घुटने टेक दिया। जिन भाई, मुझे नहीं पता था कि यह आप थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं वास्तव में फिर से हिम्मत नहीं करूँगा। हुआंग माओ डर से कांप रहा था। चू जिन ने अपने होंठ भींच लिए और उदासीनता से कहा, अच्छा, लगता है तुम उस स्टील पाइप का भाग्य नहीं भूली हो। उसे स्टील पाइप का उल्लेख नहीं करना चाहिए था। जैसे ही हुआंग माओ ने स्टील पाइप शब्द सुना, वह और भी अधिक हिंसक रूप से कांप उठा। अन्य गुंडे विश्वास नहीं कर सके कि वे क्या देख रहे थे जब उन्होंने चू जिन की ओर देखा। कोमल चांदनी के नीचे लड़की शांत भाव से खड़ी थी, मानो कोई परी गलती से नश्वर संसार में भटक गई हो, शुद्ध और सुंदर। बेशक, सुंदरता इस आधार पर है कि कोई उस व्यक्ति को नजरअंदाज कर देता है जिस पर वह कदम रख रही थी, और हुआंग माओ जो भय से भरे चेहरे के साथ उसके पैरों पर घुटने टेक रहा था। इतनी सरल और सुंदर युवती के पास इतने साधन कैसे हो सकते हैं? ऐसा करते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, यहाँ तक कि उसके माथे पर कोई शिकन भी नहीं आई। यह कोई जवान लड़की नहीं थी, ये तो स्पष्ट रूप से नरक से निकला हुआ एक शैतान था। इस समय अन्य गुंडों के दिल भी तेजी से धड़क रहे थे। वे वास्तव में इस युवा लड़की को अपमानित नहीं कर सकते थे। जिन भाई, मुझे छोड़ दो। हुआंग माओ ने कठोर भाव से प्रणाम किया। मैं तुम्हारा बैल, तुम्हारा घोड़ा बनने को तैयार हूँ, तुम्हारे आदेश पर तुम्हारे आगे पीछे दौड़ने को। हुआंग माओ, चू जिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा करने का निर्देश किसने दिया? हुआंग माओ ने कांपते हुए अपना सिर उठाया, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, 3 घंटे पहले हमें एक महिला का फोन आया था। उसने गुमनाम रूप से हमें 2 लाख दिए और फिर हमें इस गली में आपको ब्लॉक करने के लिए कहा, और फिर मूल रूप से मैंने यह आखिरी काम करने और अंडरवर्ल्ड छोड़ने की योजना बनाई थी। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि यह आप थे। हुआंग माओ को भी लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यदि उसे पता होता कि यह चू जिन है, तो वह किसी भी परिस्थिति में यह अंतिम नौकरी नहीं लेता। दरअसल, टीवी नाटकों की तरह हर बार जब वे कहते हैं कि वे पिछली नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। बस, चू जिन ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं, उसका स्वर उदासीन था। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसकी नज़र पास में खड़ी रोल्स रॉयस पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कार कुछ समय से वहां खड़ी थी। आज रात उसके ठिकाने के बारे में जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। झाओ परिवार के अलावा केवल वे लोग थे जो भोज में शामिल हुए थे। उस रात उसने 2 लोगों को नाराज़ कर दिया था। एक था जो केटिंग और दूसरा था कियान जियाए। हालांकि इन दोनों को इतना यकीन कैसे हो गया कि वह आज रात घर पैदल ही आ जाएगी? सबसे बड़ा संदिग्ध झाओ परिवार था, जिसने जानबूझकर उसे पीछे छोड़ दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके दादा इसमें शामिल थे। पिछले जन्म में इस दुनिया में दादाजी ही वह व्यक्ति थे जिन पर वह सबसे अधिक भरोसा करती थी। हालांकि उस कार में बैठा व्यक्ति झाओ परिवार का कोई सदस्य होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि उसके शरीर को उन्नत करने के बाद उसकी 5 इंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। अंधेरे में भी उसकी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता था, ठीक दिन के समय की तरह। लेकिन अब वह केवल कार का सामान्य मॉडल ही पहचान पा रही थी, लाइसेंस प्लेट नंबर नहीं वह स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि कार के अंदर बैठा व्यक्ति पुरुष था या महिला। चू जिन ने बैंगनी बिजली अंतरिक्ष में जेड के साथ संवाद करने की कोशिश की। जी, क्या तुम कुछ देख सकते हो? जी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व ढह गया है। चू जिन ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अगर जी भी साफ नहीं देख पा रहा है, तो वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। जी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या उसकी गरिमा का अपमान किया जा रहा था? कार में बैठे ली हांजियांग भी उस चेहरे को देखकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति वास्तव में चू जिन होगा। इसने सचमुच उसके विश्व दृष्टिकोण को उलट दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी नाजुक लड़की के पास इतनी तेज कार्यप्रणाली हो सकती है। इसके अलावा उसे एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ कि चू जिन ने उसे देख लिया है। अब जबकि उसे देख लिया गया है, क्या उसे बाहर जाकर उसका अभिवादन करना चाहिए? ली हांजियांग झिझक रहे थे। एक झप की आवाज के साथ शांत गाड़ी में एक हल्की नीली लौ टिमटिमा उठी। फिर उन पीली पतली उंगलियों से धीरे धीरे धुएं की एक पतली धारा उठी। टिमटिमाती लौ ने उस आदमी के तीखे और प्रमुख चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे संयम और शीतलता के साथ कुलीनता झलक रही थी। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थीं, काली थीं, कोई भावना प्रकट नहीं कर रही थीं। यद्यपि उसने सिगरेट जलाई थी, लेकिन वह उसे पी नहीं रहा था। उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे, रेखा लगभग अदृश्य थी। कार के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी। ली हांजियांग अनायास ही कांप उठा। उसने कार से बाहर निकलने की इच्छा को दबा दिया। एक क्षण के बाद मो जिक्सुआन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, सिगरेट का एक कश लिया और धीरे से धुआं छोड़ा। उसे उकसाओ मत।
उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। ली हांजियांग स्तब्ध रह गया, उसने अविश्वास से अपना सिर घुमाया। ड्राइव करो, मो जिक्सुआन ने उदासीनता से कहा। आदमी की कठोर विशेषताएं ऐसी लग रही थीं जैसे कि वे धुएं के बीच पतली बर्फ की अभेद्य परत में लिपटे हुए हों। चू जिन, वह वास्तव में किस प्रकार की व्यक्ति थी? यद्यपि वह उसकी हथेली में गर्माहट महसूस कर सकता था, फिर भी वह उसके प्रति अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वह पहले मो किंगी के करीब आई, फिर सड़क पर भाग्य बताने वाले सत्र के दौरान उसका फोन गिर गया और फिर उसने ली हांजियांग का ध्यान आकर्षित किया। क्या ये सब संयोग था या? और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि वह उसके पुनर्जन्म के चक्र में आने जाने का मार्ग नहीं देख पा रहा था। वह व्यक्ति जिसके पास आने या जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही ली हांजियांग का शरीर झटका खा गया और उसने तुरंत कार स्टार्ट कर दी। ये देखकर चू जिन ने लापरवाही से अपना सिर घुमाया और हुआंग माओ से उदासीन स्वर में पूछा, कार है? हुआंग माओ ने डर से सिर हिलाया, हाँ, सड़क के किनारे। चू जिन ने धीरे धीरे निकल रही रोल्स रॉयस की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप उस कार तक पहुंच सकते हैं? हुआंग माओ ने अपने माथे से पसीना पोंछा और हाथ उठाया, मैं कोशिश करूंगा। अध्याय 32, छोड़ दिया। पकड़ो। चू जिन ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उनके मुंह के कोने संतुष्ट भाव से ऊपर उठ गए और उन्होंने हल्के से कहा, ठीक है, तो चलें। ये कहते हुए वह मुड़ा और रात में अपनी नज़र रोल्स रॉयस पर गड़ा दी। उसकी साफ आंखों में एक चुभती हुई ठंडक थी। ये किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफ़ी था। हुआंग माओ ज़मीन से उछलकर उठे और चू जिन को रास्ता दिखाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़े। भाई जिन, इस तरफ आओ। अपनी बात खत्म करने के बाद हुआंग माओ पीछे मुड़े और सावधानी से पूछा, तो मेरे इन भाइयों का क्या होगा? जैसे ही हुआंग माओ पीछे मुड़े, उनकी नज़र चू जिन की आड़ू के फूल जैसी ठंडी रोशनी से भरी आंखों से पड़ी। रात के अंधेरे में वे आंखें रक्तपिपासु रंग से रंगी हुई प्रतीत हो रही थीं। हुआंग माओ कांपने से खुद को नहीं रोक सका, उसकी नाक की नोक पर पसीने की बूंदें बन गईं। उसे इतना बातूनी नहीं होना चाहिए था। चू जिन ने हल्के से पलकें झपकाईं और पलक झपकते ही उन मोहक आड़ू के फूलों जैसी आंखों ने तेजी से अपनी स्पष्टता वापस पा ली। मानो कुछ क्षण पहले वाला खूनी निर्दयी व्यक्ति वह था ही नहीं, सब कुछ केवल एक भ्रम था। फिर उन्होंने उदासीनता से कहा, उन्हें जाने दो और सुनिश्चित करो कि अगली बार ऐसा न हो। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, फिर भी वह उसके पीछे खड़े हर गुंडे के कानों में स्पष्ट और जोरदार तरीके से गूंज रही थी। ये सुनकर गुंडों का गिरोह ऐसा लगा जैसे उन्हें माफ़ कर दिया गया हो और वे बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए। हुआंग माओ की कार एक साधारण काले रंग की फोक्सवैगन थी, जो आमतौर पर खगोलीय कीमत वाली रोल्स रॉयस के बराबर नहीं आ पाती थी। हालांकि हुआंग माओ की कार बाहर से कुछ अलग नहीं दिखती थी, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से संशोधन किया गया था, जिसमें अन्य परिवर्तनों के अलावा इंजन विस्थापन और सिलेंडर बोर में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा हुआंग माओ का ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि पेशेवर भी। गियर बदलते हुए और एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए उन्होंने पूरी प्रक्रिया को एक ही सहज गति में अंजाम दिया। जब वह मोड़ पर मुड़ा तो उसने एक सुंदर ड्रिफ्ट किया और रोल्स रॉयस जो दूर थी अब हाथ की पहुंच में थी, लेकिन लाइसेंस प्लेट नंबर अभी भी धुंधला था। हुआंग माओ ने अपनी आंखें मलने के लिए हाथ उठाया और बुदबुदाया, लगता है मुझे चश्मा लगवाना पड़ेगा। ये कहने के बाद उसने फिर चू जिन की तरफ देखा और पाया कि वह पूरी तरह शांत और संयमित थी। तेज गति, ब्रेक लगाने और मोड़ने के दबाव का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ था। सीट बेल्ट के बिना भी वह माउंट ताई की तरह स्थिर रही। क्या वह इंसान भी है? हुआंग माओ अपने दिल में चुपचाप चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके, यह आपके लिए एक बड़ा शॉट है जो हर मिनट अपने विश्व दृष्टिकोण को ताज़ा कर रहा है। भाई जिन, क्या हमें उनसे आगे निकल जाना चाहिए? हुआंग माओ ने गति धीमी की और पूछा। चू जिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, ओवरटेक। वह वास्तव में उस कार के अंदर बैठे व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक थी। आगे की कार में बैठे ली हांजियांग ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि उसके पीछे वाला वाहन तेजी से घूम रहा है और अचानक उसकी गति बढ़ रही है। उसने मो जिक्सुआन की ओर देखा, मिस्टर मो, हमारा पीछा किया जा रहा है। अंधेरे में उस आदमी ने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं, उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट अभी भी जल रही थी। धुएं के गुबार के नीचे उसका बेहद खूबसूरत चेहरा और भी धुंधला दिखाई दे रहा था, बस एक धुंधली सी रेखा दिखाई दे रही थी। फिर भी वह उस आदमी के अंदर मौजूद एक राजा जैसी शक्तिशाली आभा को छिपा नहीं सका। मो जिक्सुआन की निगाहें रियरव्यू मिरर में दिखाई दे रहे धुंधले सिलहुट पर टिक गईं। वह चू जिन के मुंह के कोने पर उसकी हल्की मुस्कान को स्पष्ट रूप से देख सकता था और यहाँ तक कि उसकी आंखों में चमकती ठंडी चमक भी उसकी नज़र से नहीं बच सकी। हाँ, यह उकसावे का एक नमूना था। मो जिक्सुआन ने धीरे से अपनी नज़रें हटा लीं और उदासीनता से बोला, उन्हें झटक दो। समझ गया। आदेश पाकर ली हांजियांग ने गैस पर कदम रखा और गाड़ी की गति 180 किलोमीटर घंटा तक बढ़ा दी और एक क्षण में पीछे वाली कार को बहुत पीछे छोड़ दिया। ली हांजियांग भी उत्सुक था क्योंकि कैपिटल सिटी में कोई उसकी कार का पीछा करने की हिम्मत कर रहा था।
अफसोस की बात है कि शीशे में नंबर प्लेट का नंबर बहुत धुंधला था, वरना कल उसे ज़रूर पता चल जाता कि वो कौन था। मॉडल को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक साधारण फोक्सवैगन है। फोक्सवैगन के साथ उसका पीछा करना कितना दुस्साहपूर्ण है, स्वर्ग जितना दुस्साहपूर्ण। गोरे ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा तनावग्रस्त था और उसने पूछा, भाईजिन, लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, अब हम क्या करें? चू जिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी, प्रकाश की एक चमक उनके बीच से गुजरी, पकड़ो। हालांकि ये केवल कुछ धुंधले शब्द थे, फिर भी उन्होंने गोरे की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। समझ गया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, भाईजिन। गोरे ने एक्सीलेटर को जोर से दबाया, उच्चतम गियर पर शिफ्ट किया और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। ली हांजियांग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा। पीछे आ रही कार की गति इतनी तेज थी कि वह लगभग एक छवि छोड़ रही थी। टायरों और जमीन के बीच घर्षण के कारण बहुत बड़ी, तीखी आवाज उत्पन्न हुई, लेकिन उस कार ने गति कम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तेज करो, तेज करो। ये तेज होता ही रहा। धिक्कार है, क्या इस आदमी को मरने की इच्छा है? ली हांजियांग कोसने से खुद को रोक नहीं सका, साथ ही उन्होंने अपनी गति भी बढ़ा दी। उसके पीछे वाला गोरा व्यक्ति लगातार उसका पीछा कर रहा था, हमेशा उसके करीब ही था, और कई बार ऐसा हुआ कि वह लगभग उसके आगे निकल गया, लेकिन हर बार जब वह आगे निकलने की कोशिश करता तो किसी न किसी चीज से उसका रास्ता रुक जाता था। आगे चल रहे ली हांजियांग के मन में यह सवाल उठने लगा था कि एक साधारण फोक्सवैगन में इतना बड़ा प्रभाव बल कैसे हो सकता है। उनकी सवारी एक रोल्स रॉयस थी, जो विश्व में सबसे ऊंची कार थी। सोचिए, यह एक साधारण फोक्सवैगन से भी कम नहीं हो सकता। अगर वह उन्हें बता दे तो कौन यकीन करेगा? यह पागलपन है। ली हांजियांग के माथे से पसीने की छोटी बूंदें निकलने लगीं। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पीछे वाली कार में कौन था, वे कहाँ से आए थे या उनका उद्देश्य क्या था। हालांकि मो जिक्सुआन की अभिव्यक्ति बहुत शांत रही। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कार की खिड़की नीचे कर दी। जैसे ही ली हांजियांग बोलने वाला था, उसने महसूस किया कि अपेक्षित तेज हवा अंदर नहीं आई। पूरा केबिन शांत था, कोई शोर नहीं था, और खिड़की खुली होने के कारण हल्की सी भी हवा से कार की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। यह इतना शांत था कि कोई यह मान सकता था कि कार रुक गई है, लेकिन हकीकत में कार अभी भी तेज गति से गर्जना करते हुए राजमार्ग पर दौड़ रही थी। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट अभी भी जल रही थी और उसका हल्का धुआं खिड़की से होकर पीछे की ओर आ रहा था और घना होता जा रहा था। अचानक धुआं उठने से गोरा व्यक्ति धीमा पड़ गया और अपना सिर खुजाते हुए बोला, अचानक कोहरा क्यों हो गया? पर्पल लाइटनिंग स्पेस में जी ने भी अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और कहा, इतनी मजबूत ऊर्जा। कोहरा घना होता गया और जल्द ही उनके सामने सब कुछ सफ़ेद चादर में ढक गया तथा दृश्यता अधिकतम 2 मीटर रह गई। इसे भूल जाओ, पीछा करना बंद करो। चू जिन ने भौहें चढ़ाईं, मंद पीली रोशनी मानो उस पर सोने की एक परत चढ़ा रही हो, जिससे वह और भी अधिक अलौकिक और सुंदर दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज़ भी ठंडी और धीमी थी। लेड हांजियांग ने अपने पीछे वाली कार को धीमी होते देखा और अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। उसे अजीब लगा, कार अचानक कैसे गायब हो गई। फोक्सवैगन, जो अभी कुछ देर पहले तक लगातार उसका पीछा कर रही थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। भाईजिन, अब हम कहाँ जाएं? गोरे ने चू जिन की ओर देखा। मुड़ो, मुझे वानचेंग विला ले चलो। चू जिन ने भी गोरे की ओर देखा। जैसे ही उसने देखा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने पिछले जन्म में उस गोरे व्यक्ति का चेहरा देखा था, जो कुछ कुछ जाना पहचाना सा चेहरा था। चू जिन ने भौहें उठाईं। तुम्हारा नाम क्या है? अध्याय 33, पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग। इस समय कार के बाहर चारों ओर फैला धुआं अपनी प्रारंभिक तीव्रता से पहले ही समाप्त हो चुका था। हुआंग माओ को शायद उम्मीद नहीं थी कि चू जिन ऐसा सवाल पूछेगा। उसने अपने कुछ सूखे होठों को चाटा और एक कड़वी मुस्कान दी। मेरा नाम है लू झेंगलिन। अंतिम 3 शब्दों में एक जबरदस्ती भरी कड़वाहट थी। लू झेंगलिन। चू जिन के दिल में एक झटका सा लगा, तो वह वही था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका चेहरा उसे इतना जाना पहचाना लगा। लू झेंगलिन, कैपिटल सिटी के लू परिवार का वैध वंशज और उसी पिता से लू यान का सौतेला भाई। क्योंकि उसकी माँ दूसरी महिला थी और वह एक नाजायज संतान थी, इसलिए लू परिवार ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। भव्य परिवार में उनके स्तर के लोग छाया में रहने के लिए अभिशप्त थे, कभी भी सुर्खियों में नहीं आ पाते थे। सालों पहले जब लू झेंगलिन की मां गंभीर रूप से बीमार थी और इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रही थी, तो लू झेंगलिन ने अपने खून के रिश्ते के आधार पर लू तियानियन से कुछ पैसे उधार लिए। बदकिस्मती से न सिर्फ उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला, बल्कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। इसके अलावा खुलासे और आलोचना के डर से लू परिवार ने उसके पीछे हत्यारे भी भेजे। बाद में उनकी मां की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। कोई विकल्प न होने पर लू झेंगलिन ने एक छद्म नाम अपना लिया और एक छोटा मोटा गुंडा बन गया। उन्हें ये 3 शब्द कहे हुए 1 दशक से भी अधिक समय हो गया था। ऐसे शब्द जो अपरिचित लगते थे, फिर भी अत्यंत परिचित थे। लू झेंगलिन की आंखें हल्की लाल हो गईं।
लू परिवार के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में नफरत उमड़ने लगी और स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती गई। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? चू जिन ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। लू झेंगलिन चौंक गया, उसे हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और वह पल भर के लिए बोलना भूल गया। बदला, वह बदला जरूर लेना चाहता था, यह उसका सपना था। लेकिन लू परिवार जैसे ताकतवर परिवार से वह बदला कैसे ले सकता था? इस विचार के साथ लू झेंगलिन की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह भी लू परिवार का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। चू जिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी आंखों में भावनाओं को दबाते हुए लू झेंगलिन ने अविश्वास में कहा, तुम्हें कैसे पता? वह चू जिन से केवल 2 बार मिला था और उसने केवल एक नाम का उल्लेख किया था। उसे लू परिवार के साथ उसकी उलझनों के बारे में कैसे पता चला? चू जिन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और लू झेंगलिन की बात को सीधे ही काटते हुए बहुत गंभीरता से बोली, मेरे साथ काम करो और मैं लू परिवार को उसकी सबसे ऊंची चोटी से गिरा सकती हूँ। फिर उसने कहा, मेरे साथ मिलकर मैं न सिर्फ तुम्हें बदला लेने में मदद कर सकती हूँ, बल्कि तुम्हें एक सामान्य पहचान भी दे सकती हूँ और एक उज्ज्वल भविष्य का वादा भी कर सकती हूँ। लू परिवार, लुयान, इस जीवन काल में वह उन्हें भुगतान करने के लिए दृढ़ थी। हालांकि लू झेंगलिन अब एक मामूली गुंडा था, लेकिन उसके अंदर छिपी क्षमताएं अपार थीं। लू झेंगलिन बहुत ही व्यवसायी था और उसकी क्षमताएं भी बहुत थीं, लेकिन अफसोस की बात है कि सही मार्गदर्शन और लू परिवार के दमन के बिना उसे चरम सीमाओं पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और उसका दुश्मन एक ही थे। यदि लू झेंगलिन ने पहले चू जिन की क्षमताओं को नहीं देखा होता तो वह निश्चित रूप से इस क्षण का उपहास करता। लेकिन अब वह ऐसा नहीं करेगा और उसकी हिम्मत भी नहीं थी। वह इस व्यक्ति के साधनों से बहुत परिचित था। यद्यपि वह एक किशोरी जैसी दिखती थी, फिर भी वह उसमें परिपक्वता और संतुलन महसूस कर सकता था जो उसकी उम्र से परे था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनगिनत लड़ाइयों में अनुभवी योद्धा हो। तुमने मुझे क्यों चुना? लू झेंगलिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए थोड़ी सी सावधानी के साथ कहा, मैं अब कोई नहीं हूँ। मुझे आपकी क्षमताओं पर विश्वास है और अपने निर्णय पर भी भरोसा है। सहयोग करने का मतलब है साथ मिलकर जीतना, न कि। चू जिन ने कुछ देर रुकने के बाद तीखी टिप्पणी जारी रखी, आपके सामने बस एक ही रास्ता है। ये सुनकर लू झेंगलिन का दिल धड़क उठा। उसे अच्छी तरह पता था कि लू परिवार उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा और वह हमेशा झूठे नाम से छिपकर नहीं रह सकता था। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में वह में बदल गया। चू जिन ने अपने होठों को एक साथ दबाया, कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि कब रुकना है। यदि लू झेंगलिन बुद्धिमान था तो वह जानता था कि कैसे चुनना है। चू जिन ने कार की खिड़की से बाहर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। अब तक धुआं पूरी तरह छट चुका था। वह सीट पर पीछे झुक गई और धीरे से आंखें बंद कर लीं और आलस से बोली, मुझे वानचेंग विला ले चलो। कुछ ही क्षण में वह पुनः अपने सहज उदासीन व्यवहार पर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पिछला दृश्य महज एक भ्रम था। लगभग आधे घंटे बाद कार वानचेंग विला पर पहुंची। जैसे ही कार रुकी, चू जिन ने मानो संकेत पाकर अपनी आंखें खोल दीं। उसकी मनमोहक आड़ू के फूलों जैसी आंखें एकदम साफ थीं, मानो कोई शांत झरना हो। उनमें किसी भी प्रकार की तंद्रा नहीं थी जो आमतौर पर जागने के बाद आती है। चू जिन ने कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और बाहर निकलने से पहले उसने अपना सिर घुमाया जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, और लू झेंगलिन से कहा, अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो 2 दिनों में शाम 4 बजे ब्लू आइरिस कॉफ़ी शॉप पर मेरा इंतज़ार करना। इस बात की परवाह किए बिना कि लू झेंगलिन ने उसे सुना या नहीं, वह कार से बाहर निकली और चली गई। कार के अंदर लू झेंगलिन ने उसकी पतली आकृति को काफ़ी देर तक देखा, जब तक कि वह ऊंची दीवार के पीछे गायब नहीं हो गई। वह नहीं जानता था कि कैसे चुनना है, उस पर भरोसा करें या फिर अंधकार में जीना जारी रखें। आखिर वो तो एक किशोरी ही थी, चाहे कितनी भी काबिल क्यों न हो। क्या वो सचमुच कैपिटल सिटी के ताकतवर लू परिवार के सामने टिक पाएगी? ये रात कुछ लोगों के लिए नींद रहित होने वाली थी। तारांकन। उस दिन वह सचमुच बहुत थक गई थी। झाओ परिवार में लौटने के बाद चू जिन ने जल्दी से स्नान किया और फिर सोने के लिए बिस्तर पर चढ़ गया। अगला दिन गुरुवार था और उसका स्कूल अभी भी चल रहा था। जब वह सुबह नीचे आई तो उसे देखकर झाओ यिलिंग के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और प्यार से चू जिन को गले लगाया। जिन उठ गए हैं? कल रात आप कहाँ गए थे? माँ, दादाजी और मैं होटल के प्रवेश द्वार पर बहुत देर तक आपका इंतजार करते रहे। चू जिन ने झाओ यिलिंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं कहाँ गया था, क्या चचेरे भाई को नहीं पता? उसकी आंखें बहुत चमकदार और स्पष्ट थीं, जिससे झाओ यिलिंग को कुछ घबराहट महसूस हुई, लेकिन बाहरी तौर पर वह शांत रही। जो व्यक्ति 18 वर्षों तक बेकार रहा हो, वह उसकी छोटी उंगली के आधे के बराबर भी कैसे हो सकता है, भले ही उसे किसी गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ हो। मूलतः वह चू जिन जैसे किसी व्यक्ति से बात करने की जहमत नहीं उठाती थी, यह उसकी गरिमा के नीचे था।
लेकिन चू समूह पर नियंत्रण पाने के लिए उसने धीरज रखा। झाओ यिलिंग ने अभी भी अपनी देखभाल करने वाली बहन की भूमिका को बनाए रखा, धीरे से कहा, जिन, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? चू जिन ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें दोष दे रही हो? फिर वह थोड़ा मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चचेरी बहन जोऊ केटिंग और कियान जियाई वाली घटना की बात कर रही है या गली के प्रवेश द्वार पर कल रात गुंडों से हुई मुठभेड़ की। चाहे वह जोऊ केटिंग और कियान जियाई द्वारा पिछली रात को मुसीबत की तलाश करना हो या सड़क चौराहे पर घात लगाकर हमला करना हो, दोनों ही झाओ यिलिंग द्वारा ही आयोजित किए गए होंगे। क्या झाओ यिलिंग वास्तव में सोचती थी कि वह अभी भी पुरानी चू जिन थी, जिसे कुछ शब्दों से आसानी से बहलाया और प्रभावित किया जा सकता था? क्या वह सचमुच मानती थी कि वह दुनिया में सबसे चतुर है और बाकी सभी लोग मूर्ख हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? चू जिन की बात सुनकर झाओ यिलिंग का दिल आश्चर्य से कांप उठा और उसने अविश्वास से चू जिन की ओर देखा। क्या इस मूर्ख ने कुछ नोटिस किया था? लेकिन कल रात उसने कुछ भी जाहिर न करने का पूरा ध्यान रखा था। झाओ यिलिंग ने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, जिन, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अध्याय 34, जितना अधिक आकर्षण उतनी अधिक जिम्मेदारी। चू जिन ने धीरे से अपना हाथ बाहर निकाला जो झाओ यिलिंग से लिपटा हुआ था, उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में बोली, अगर तुम नहीं समझती तो कोई बात नहीं, जब तक चचेरी बहन अपने दिल में समझती है। अपने पिछले जीवन में झाओ परिवार के प्रति जो द्वेष था, उसका बदला वह देर सवेर ले ही लेगी। बस अभी समय नहीं था। वर्तमान में उसने अभी तक अपने पंख पूरी तरह से नहीं फैलाए थे और झाओ परिवार और झाओ यिलिंग के साथ उसका सामना करना उचित नहीं था। इसके अलावा चीजें अभी भी अस्पष्ट थीं और उसे अभी तक नहीं पता था कि झाओ हाई इसमें शामिल था या नहीं। झाओ हाई वह व्यक्ति था जिस पर उसके पिछले जीवन में सबसे अधिक भरोसा किया गया था और वह व्यक्ति भी था जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करती थी। यदि कल रात की घटना का झाओ हाई से कोई लेना देना नहीं है, जब तक झाओ परिवार उसके लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर देगा, तब तक वह भी झाओ परिवार को परेशान नहीं करेगी। झाओ यिलिंग का आस्तीन में छिपा हाथ धीरे धीरे कसता जा रहा था, उसके तीखे नाखून अनजाने में उसके शरीर में गहराई तक धंस गए थे। उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्टवादी और स्पष्टवादी था और चाहे आप उसे किसी भी रूप में देखें, वह उस चू जिन जैसा नहीं लग रहा था जिसे वह पहले जानती थी। यदि ये तथ्य न होता कि वह इस समय इस बेकार आदमी से झगड़ा नहीं कर सकती थी, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे थप्पड़ मार देती, उसे यह बताने के लिए कि इस घर का असली मालिक कौन है। उसने वास्तव में अपने आप से इस तरह बात करने का साहस किया। सचमुच भालू की तरह साहसी और तेंदुए की तरह खूंखार। जिन, क्या तुम कुछ गलतफहमी में हो? झाओ यिलिंग ने अभी भी अपना सौम्य व्यवहार बनाए रखा, उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी बुद्धि से वह उस व्यक्ति को नहीं संभाल सकती जो 18 साल से बेकार था। हम सब एक परिवार हैं, जिन, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो, घुमा फिराकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ गलत भी कहोगे तो बहन तुम्हें दोष नहीं देगी। चू जिन का अब उससे और झगड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने नज़रें हटा लीं, अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चलने लगी। बिना सिर घुमाए उसने कहा, मुझे लगा कि मैंने अपनी बात काफ़ी साफ कर दी है। झाओ यिलिंग का रंग बार बार बदल रहा था और शायद इसलिए कि चू जिन इस बार मुड़कर उसकी तरफ नहीं देख रहा था, उसकी खूबसूरत आंखों पर गहरी द्वेष की एक परत छा गई थी। कुछ सेकंड बाद वह फिर से उसी सौम्य रूप में लौट आए और चू जिन के पीछे हटते हुए रूप को पुकारा, जिन, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? नाश्ता किए बिना नहीं जा सकते? फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने पास खड़े नौकर को आदेश दिया, जल्दी करो, युवा मिस के लिए नाश्ते का एक हिस्सा पैक करो और उसे अपने साथ ले जाओ। अंत में चाची ली ही थी जो नाश्ता लेकर उनके पास आईं। जैसे ही चाची ली ने नाश्ता दिया, वह उसे याद दिलाना नहीं भूलीं, जिन, मुझे शक है कि मिस झाओ के इरादे नेक नहीं हैं। तुम्हें इन दिनों सावधान रहना होगा। अगर वे तुमसे किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें तो तुम्हें उस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। आंटी ली भले ही केवल एक नौकर थी, लेकिन वह किसी और की तुलना में सब कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखती थीं। इसके अलावा शायद इसलिए कि उन्होंने तय कर लिया था कि चू जिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आसानी से अपने वश में किया जा सकता है। झाओ परिवार के सदस्य नौकरों के सामने इन मामलों पर चर्चा करने से कभी नहीं कतराते थे। चू जिन ने नाश्ता लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मम, मुझे पता है चाची ली, चिंता मत करो, धन्यवाद। चाची ली ने आह भरी, मालिक जब जीवित थे तब मेरे प्रति दयालु थे। फिर बोली, जिन, तुम्हें हमें गौरवान्वित करने के लिए संघर्ष करना होगा। आखिरकार वह मालिक को निराश नहीं कर सकती थीं। चू जिन ने सिर हिलाया, उसका स्वर सामान्य से अधिक गंभीर था, चिंता मत करो, मैं करूंगी। चाची ली हैरान रह गईं, काफी देर तक जवाब देने में असमर्थ रहीं। उन्होंने चू जिन को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। जिन, आंटी ली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। चू जिन ने हल्के से मुस्कुराकर नाश्ता हाथ में उठाया और कहा, मैं स्कूल जा रही हूँ। लड़की रोशनी के सामने खड़ी थी, सुनहरी धूप उसे घेरे हुए थी, मानो उसे सोने की परत उड़ा रही हो।
उसका चेहरा साफ साफ देखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसकी तेज आभा निर्विवाद थी, मानो राख से पुनर्जन्म लेने वाला कोई फीनिक्स पक्षी हो। इस तरह मालिक नीचे शांति से आराम कर सकेगा और वह खुश रहेगी। आंटी ली ने उसे जाते हुए देखा और उनके होठों पर बहुत संतुष्टि भरी मुस्कान थी। तारांकन तारांकन। जब चूजिन कक्षा में पहुंचे तो म्याओ शिनरान पहले से ही अपनी मेज पर बैठी थी, लेकिन असामान्य रूप से वह न तो खेल खेल रही थी और न ही सो रही थी। इसके बजाय वह सीधे और सही तरीके से बैठी। चूजिन को अंदर आते देख वह तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई और चूजिन को गले लगा लिया। उसकी आवाज़ भावुक हो गई, जिन, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। धन्यवाद धन्यवाद। उसी समय सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, डिंग। 2% विश्वास मूल्य प्राप्त हुआ। चूजिन ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी। सिस्टम की आवाज़ सुनकर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। उसने म्याओ शिनरान की पीठ थपथपाई और धीरे से बोली, क्या अब सब ठीक हो गया? हाँ, सब सुलझ गया। म्याओ शिनरान ने सिर हिलाया, चूजिन को छोड़ते हुए। उसकी आंखें थोड़ी लाल और चेहरा गंभीर था। इस बार मैं तुम्हारी बहुत बड़ी ऋणी हूँ। अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता, मुझे पीछे मुड़कर देखने और अपने दिल की सुनने के लिए न कहा होता, तो शायद मैं गलत रास्ता अपना लेती। चूजिन ने भौहें चढ़ाईं, मैंने तो बस कार्डों के आधार पर कुछ सलाह दी थी। अंतिम चुनाव तुम्हें करना था, इसलिए तुम्हें मेरा बहुत आभारी होने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार वह एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीरता से बोली, सुंदरता का मूल्य जितना ज़्यादा होगा, जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सुनकर म्याओ शिनरान के चेहरे पर कृतज्ञता एक पल में गायब हो गई। पर्पल थंडर स्पेस में जी ने भी सूरजमुखी के बीज खाना बंद कर दिया। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। ईमानदारी से उसने पहले कभी ऐसा आत्ममुग्ध मेजबान नहीं देखा था। जिन, म्याओ शिनरान ने उसे ऐसे भाव से देखा जो हताश और मनोरंजक दोनों था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। आह, कितना अच्छा माहौल है। स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों को गले लगकर फूट फूट कर रोना चाहिए था, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ एक वाक्य से इतने खूबसूरत पल को बर्बाद कर दिया। अपना लक्ष्य पूरा होने पर चूजिन खुश हुई और हल्के से मुस्कुराए। उसकी याद में म्याओ शिनरान हमेशा बेफिक्र रहती थी। जब चाहती थी खाती थी, जब चाहती थी पीती थी, जब चाहती थी खेल खेलती थी। वह कब इतनी गंभीर और भावुक हुई थी? अब तो ये कितना बेहतर हो गया। दोस्तों को ऐसा ही होना चाहिए। तुम मुझ पर कटाक्ष करो, मैं तुम पर कटाक्ष करता हूँ। चूजिन ने अपनी किताबें मेज़ पर बड़े करीने से सजाईं और उन्हें व्यवस्थित करने के बाद एक गणित अध्ययन गाइड निकाली और उसे म्याओ शिनरान के सामने रख दिया। चलो, गणित में मेरी मदद करो। म्याओ शिनरान एक बेहतरीन अकादमिक गुरु थीं। उनका इस्तेमाल न करना बेकार होगा। म्याओ शिनरान ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। हे भगवान, गणित! क्या मैंने सही सुना? जिन, क्या तुम सचमुच कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने वाले हो? चूजिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, सिर्फ सुंदर होना ही पर्याप्त नहीं है। बेशक, मुझे नैतिकता, बुद्धि, शारीरिक बनावट, सौंदर्य और श्रम कौशल में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखना होगा। म्याओ शिनरान, उसका सामना एक नकली जिन से हुआ होगा। तारांकन तारांकन। इस बीच शहर के दूसरी ओर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला हाथ में पर्यावरण अनुकूल थैला लेकर बाजार की ओर जा रही थी। एक चौराहे पर एक युवा माँ अपने 3 साल के बच्चे बाओ बाओ को फुटपाथ पर ले जा रही थी और वृद्ध महिला की दिशा में सड़क पार कर रही थी। गोलमटोल बाओ बाओ ने वृद्ध महिला को देखकर तुरंत अपनी माँ के हाथ से खुद को छुड़ा लिया और उसकी ओर दौड़ा और दौड़ते हुए उत्साह से चिल्लाया, दादी दादी। दादी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने उसे देखकर हाथ हिलाया और साथ ही छोटे लड़के की ओर दौड़ीं। तभी यह घटना घटी। एक सीमेंट मिक्सर ट्रक, मानो नियंत्रण से बाहर हो गया हो, पैदल यात्री क्रॉसवॉक की ओर बढ़ा। पूरी तरह से अचंभित होकर युवा माँ डर के मारे जम गई। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और उसका चेहरा तुरंत चादर की तरह सफ़ेद हो गया। अध्याय 35। यह अत्यावश्यक नहीं है। चाची इतनी भयभीत हो गईं कि उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उनके पूरे शरीर में भय छा गया। उनके परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही उत्तराधिकारी था और वह एकमात्र संतान बचे थे। उस पल चाची के मन में यह विचार कौंध रहा था कि बच्चे की रक्षा के लिए वह अपनी जान भी दे देंगी। अगर एक जान के बदले दूसरी जान की बात हो तो उन्होंने 60 साल अच्छी तरह जी लिए थे। लेकिन बच्चा केवल 3 साल का था। उसे अभी तक दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने का मौका नहीं मिला था। ये सोचते ही चाची के पूरे शरीर में ताकत का संचार हुआ। कंक्रीट मिक्सर ट्रक को अपनी ओर तेजी से आते देख वह बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़ी, अपने नीचे बच्चे को बचाते हुए, और फिर पूरी ताकत से बच्चे को बगल वाली सुरक्षित जगह पर धकेल दिया। संपूर्ण प्रक्रिया एक तरल गति में घटित हुई। बच्चे को सुरक्षित स्थान पर धकेलने के बाद चाची को एहसास हुआ कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर केवल देखती रही कि ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई उसने अपना सिर घुमाकर बच्चे की तरफ देखा। ये देखकर कि वह सुरक्षित है, उसके होठों पर राहत की मुस्कान फैल गई।
एक जोरदार धमाके के साथ चाची जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि अनियंत्रित कंक्रीट मिक्सर ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया। इस दृश्य को देखने वाले राहगीर डर के मारे चीखने लगे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वे इस भयावह दृश्य को सहन नहीं कर सके। तभी एक हल्की सुनहरी रोशनी जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, चाची के शरीर पर तेजी से चमक उठी। चाची को अपनी आंखों के सामने केवल अंधेरा महसूस हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वाहन उनके ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था वैसा दर्द नहीं हुआ। वह दूर से आती कंक्रीट मिक्सर ट्रक की आवाज़ भी सुन सकती थी, जिसके बाद एक धमाका हुआ। ट्रक ने स्पष्ट रूप से कुछ दूरी पर किसी कठोर चीज़ को टक्कर मार दी थी। चाची ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके कांपते हाथों ने उनके पास गिरा मोबाइल फ़ोन उठाया, जिसकी स्क्रीन टुकड़ों में बिखर गई थी। दादी, माँ। तभी चाची के पीछे से सिसकते हुए दो लोगों की आवाज़ें आईं। एक आवाज़ एक युवा महिला की थी, दूसरा एक बच्चे का था। ये सुनकर चाची अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए ज़मीन से उठ खड़ी हुईं। सूरज की रोशनी में चाची पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी थीं। उनके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, यहाँ तक कि एक खरोंच भी नहीं थी। फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। उसका चेहरा आनंद से चमक रहा था। माँ, छोटी बहू ने बुआ को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, माँ आप ठीक तो हैं? छोटा पोता भी चाची के पैरों से चिपक गया और बेकाबू होकर रोने लगा। यद्यपि वह छोटा था, लेकिन अपनी माँ और दादी को इस तरह देखकर उसे बेचैनी से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चाची ने अपनी बहू के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया, रोन बहुआ, डरो मत, माँ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। जल्दी करो, बच्चे को मत डराओ। हालांकि उन्होंने ठीक होने का दावा किया, लेकिन चाची की आवाज़ अभी भी कांप रही थी। गू रोंगहुआ ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, एक हाथ से बच्चे को उठाया, दूसरे से चाची को सहारा दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, माँ यहाँ सुरक्षित नहीं है, चलो किनारे हटकर बात करते हैं। मौत से बचकर आने के कारण चाची भ्रमित हो गई थी, इसलिए उन्होंने गू रोंगहुआ को सड़क के किनारे जाने का रास्ता बताने दिया। जब वे फुटपाथ पर पहुंचे तो चाची ने ऊपर देखा और पहले उल्लेखित कंक्रीट मिक्सर ट्रक को देखा, जो सड़क के किनारे हरित पट्टी के कर्बस्टोन से टकरा गया था। पूरा वाहन सड़क पर पलट गया था तथा टक्कर से उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। ग्रीन बेल्ट की बाढ़ भी चकनाचूर हो गई थी और दृश्य बहुत भयावह था। बड़े छोटे टुकड़े हर जगह बिखरे हुए थे। कैब के अंदर से लाल खून की धार बह रही थी। ये देखकर चाची की कड़ी मेहनत से अर्जित शांति फिर से टूट गई और वह सड़क के किनारे गिर पड़ी। माँ, भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं। मैं तो बिल्कुल डर गई थी। गू रोंगहुआ, जो आमतौर पर भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी, ने अपने हाथ जोड़े और कहा, सचमुच ये स्वर्ग का आशीर्वाद है। गू रोंगहुआ ने अभी अभी बोलना समाप्त किया था। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, आंटी के दिमाग में चू जिन के शब्द गूंज उठे। उसने जल्दी से कांपते हाथों से अपनी जेब से 100 युआन के मुड़े हुए नोट से बना शांति का ताबीज़ निकाला। जैसे ही शांति मंत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आया, वह तेजी से राख में बदल गया और चुपचाप उसकी हथेली में पड़ा रहा। एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी हथेली की राख हवा के साथ गायब हो गई। आंटी ने अविश्वास से अपने सामने की हर चीज़ को देखा। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। गू रोंगहुआ ने भी ये दृश्य स्पष्ट रूप से देखा था और अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण उसने उन्हें रगड़ा और पूछा, माँ अभी अभी क्या हुआ था? गहरी सांस लेते हुए आंटी ने गू रोंगहुआ को पिछली दोपहर को हुई सारी बातें विस्तार से बताईं। सुनने के बाद गू रोंगहुआ को कुछ संदेह हुआ और उसने कहा, क्या ये चीज़ें वाकई चमत्कारी हैं? हम किस युग में रह रहे हैं माँ? आप अभी भी एक जियांगू ओझा की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं? तथाकथित दैवीय भविष्यवाणी कुछ और नहीं, बल्कि पीड़ित के परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करके उनका विश्वास जीतना और अगले कदम पर आगे बढ़ना था। शांति ताबीज पर संभवतः कोई रासायनिक पदार्थ लगा हुआ था, इसलिए वह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही पिघल गया। ये बातें बहुत पहले ही समाचारों में उजागर हो चुकी हैं। फिर भी चाची ने दृढ़ता से कहा, जरूर, मुझे विश्वास है। वरना अभी जल रहे इस आकर्षण को तुम कैसे समझाओगे? और वो कार दुर्घटना, अगर मास्टर चू न होते तो मैं उस कार के पहियों के नीचे आकर अपनी जान गंवा देती। नहीं, मुझे मास्टर चू का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ उपहार जरूर खरीदने चाहिए। गू रोंगहुआ अभी भी संशय में था और उसने उसे रोकने की कोशिश की। माँ, किसी के बहकावे में मत आना। क्या मैं आपके साथ चलूं? तारानकन। इस दौरान मो परिवार के निवास पर लिविंग रूम में मो की कुलमाता सीढ़ियों से उतर रही थीं। उसने मो जिक्सुआन की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, जुवान, एक कैसा रहा? क्या तुम कल रात झाओ परिवार के रात्रिभोज में उस व्यक्ति से मिली थीं? मो जिक्सुआन उदासीन भाव से कुलमाता की ओर पीठ करके खड़ा था और जाने के लिए तैयार था। उसकी आवाज़ सुनकर वह धीरे से पलटा। रोशनी में उसका चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी तीखी और बेहद सख्त आकृतियां ही दिखाई दे रही थीं। साथ ही वह शक्तिशाली आभा जिसे अनदेखा करना असंभव था। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और जवाब में हल्की सी हम कही।
एक साधारण शब्द से ही मो की कुलमाता का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह अच्छा है कि आप मिले। फिर मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगी, जल्दी से एक तारीख तय करूंगी और आप दोनों के लिए काम निपटा दूंगी। मो जिक्सुआन उदासीन बने रहे और धीरे से बोले, कोई जल्दी नहीं है, और आगे बोले, बच्चा अभी छोटा है, हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। मो की कुलमाता अपने बेटे के स्वभाव से वाकिफ थीं। इस समय उसका इस अरेंज मैरिज के लिए शांति से राजी हो जाना उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी और चीज़ के लिए दबाव न डालना ही बेहतर है। मो की कुलमाता ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, इस समय जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले झाओ परिवार को सगाई के उपहार पहुंचाने के लिए किसी को भेजूंगी। मो जिक्सुआन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस ठंडे व्यवहार के साथ मुड़ गया और मो परिवार की हवेली से बाहर चला गया। मो जिक्सुआन को पीछे हटते देख मो की कुलमाता ने राहत की सांस ली। उसने हमेशा मास्टर झांग पर भरोसा किया था और चूंकि मास्टर झांग ने कहा था कि वह लड़की मो परिवार की रक्षक है, तो उसकी बात जरूर सही होगी। इस बार वह झेंग परिवार को यह दिखाने के लिए दृढ़ थी कि मो घर की महिला केवल झेंग चुई ही नहीं हो सकती। झेंग चुई के बारे में सोचते हुए मो की कुलमाता की आंखों में घृणा की भावना उभर आई। तारांकन साउथ ब्रिज नम.2 मिडिल स्कूल में मियाओ शिनरान चूजिन को एक गणित की समस्या समझा रही थी और उसने पाया कि उसका दिमाग असाधारण रूप से चतुर था। चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे समझने के लिए केवल एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। आखिरी सवाल खत्म करने के बाद मियाओ शिनरान ने इशारे से किताब बंद कर दी। जिन, चलो आज के लिए समीक्षा यहीं रोकते हैं। फिर कहा, क्या आज रात स्कूल के बाद तुम्हारे पास समय है? मेरा भाई तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता है। अध्याय 36, डरने की क्या बात है। उसी समय सिस्टम से संकेत चू जिन के दिमाग में गूंज उठा, डिंग। 10% विश्वास मूल्य प्राप्त हुआ। विश्वास मूल्य को अपने हाथों में लेकर चू जिन का मूड बेहतर हो गया और उसके मुंह के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। ये देखकर मियाओ शिनरान ने चू जिन के सिर पर ऐसे थप्पड़ मारा जैसे किसी बड़ी बिल्ली को मार रही हो और तिरस्कार से कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रहे हो। मैं सुन रही हूं। चू जिन ने अपने बालों को सहलाने के लिए हाथ उठाया। बेशक, अगर आप मुझे रात के खाने पर आमंत्रित कर रही हैं तो मैं जाऊंगी, लेकिन आज रात मेरे पास समय नहीं हो सकता है। उसे आज रात आस्था मूल्य एकत्रित करने के लिए अपना स्टैंड स्थापित करना था। इस समय जीवित रहना प्राथमिकता थी। स्वादिष्ट भोजन आवश्यक था, लेकिन वह भोजन का आनंद लेते हुए अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। कल क्या होगा? मियाओ शिनरान ने पूछा। चू जिन ने अपना सिर हिलाया। परसों। चू जिन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मियाओ शिनरान को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, क्या आप कोई राष्ट्रीय नेता हैं या क्या? आप इतने व्यस्त क्यों हैं? चू जिन जल्दी से एक तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चूंकि आप इतने ईमानदार हैं तो रविवार के बारे में क्या ख्याल है? मैं रविवार को मुक्त हूँ। ठीक है। मियाओ शिनरान ने सिर हिलाया। ये ठीक है, क्योंकि मेरे भाई और उसके दोस्त रविवार को एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। तब तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलवाने का यह एक अच्छा मौका होगा। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने कहा, हम चलो क्विंकिंग को भी आमंत्रित करते हैं। ठीक तभी एक थप्पड़ के साथ गुलाबी लिफाफों का एक मोटा ढेर चू जिन की मेज पर भारी ढंग से फेंक दिया गया। उसी समय चू जिन के सिर के ऊपर से एक तीखी और दिखावटी आवाज गूंजी। चू बेकार, तुम बेशर्म आवारा, ये जानते हुए कि जुनक्सी पहले से ही मेरे साथ रिश्ते में है, तुम फिर भी उसे लुभाने के लिए जानबूझकर इस तरह के प्रेम पत्र लिखते हो। चू जिन ने ऊपर देखा तो उसका चेहरा मेकअप से सना हुआ था और तुरंत ही उसके चेहरे की मुस्कान आधी रह गई, क्योंकि उसकी आंखों में ठंडी उदासीनता की एक परत उभर आई। उसके सामने खड़ी लड़की स्कूल प्रिंसिपल की बेटी लियू यिक थी और वेन जुनशी की वर्तमान प्रेमिका भी थी। साउथ ब्रिज नंबर 2 मिडिल स्कूल एक प्रतिष्ठित संस्थान था और चू जिन की कक्षा एक विशिष्ट वर्ग की थी। मूल मेज़बान की यादों के अनुसार झाओ हाई ने उसे इस शानदार स्कूल की इस विशिष्ट कक्षा में दाखिला दिलाने के लिए अच्छी खासी रकम खर्च की थी। साउथ ब्रिज नंबर 2 मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र या तो अच्छे चरित्र और विद्वता के दुर्लभ प्रतिभावान थे, या फिर वे शक्तिशाली परिवारों से थे जिन्होंने असली सोने और चांदी से अपना रास्ता बनाया था। इसलिए इस स्कूल में डेटिंग और मेकअप कोई असामान्य बात नहीं थी। शिक्षक आमतौर पर शीर्ष छात्रों की ओर तब तक आंखें मूंद लेते थे जब तक कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। जहां तक अमीर बच्चों का सवाल है तो शिक्षकों द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना और भी कम थी, क्योंकि वे उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चू जिन ने उसे ठंडेपन से देखा और शांत स्वर में कहा, ये सब शोर शराबा किस बात का है? लियू ये चौंक गई। क्या उसके सामने खड़ा वह अद्भुत रूप से सुंदर व्यक्ति सचमुच वह कुख्यात बदमाश चू जिन हो सकता है? वह हमेशा से जानती थी कि इस लड़की में कुछ न कुछ खूबियां हैं, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह इस हद तक आकर्षक हो गई है। वह वास्तव में सुंदर थी, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक बर्बादी थी। लियू यिक ने उसे तिरस्कार से देखते हुए सोचा।
मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। लियुयिके ने अपनी बाहें पार करके अहंकार से अपनी प्रभुता का बखान किया। अब से जुनशी को तंग करना बंद करो और उसे इस तरह के स्पष्ट प्रेम पत्र भी मत लिखना। क्या तुमने कभी आईने में भी देखा है? तुम जिस तरह दिखती हो उससे तुम जुनशी को परेशान करने की हिम्मत करती हो, यह हास्यास्पद है। वेन जुनशी पर चू जिन का क्रश कोई रहस्य नहीं था। कक्षा में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था। हालांकि उसने लंबे समय से वेन जुनशी को पत्र नहीं लिखा था, इसलिए ये पत्र वेन जुनशी के साथ डेटिंग शुरू करने से पहले लिखे गए होंगे। लियुयिके ने केवल खुद को श्रेष्ठ समझने और खुश होने के लिए झगड़ा किया और इस अवसर का फायदा उठाकर उसका अपमान किया। आखिरकार चू जिन पहले वेन जुनशी से बेहद प्यार करता था। अब लंच का समय हो गया था और उनके आसपास पहले से ही काफ़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। वरिष्ठ 3 छात्रों का जीवन नीरस था और वे आसानी से मिलने वाले ऐसे उत्साह को नहीं छोड़ सकते थे। ये छात्रा, चू जिन ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें ठंडी और आवाज़ में दूरी थी। कृपया अपना सामान ले लो और चले जाओ। यहाँ पागल कुत्ते की तरह चिल्लाओ मत। हम सब सभ्य लोग हैं, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दो। अगर तुम बकवास करना जारी रखोगी और मेरी प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करोगी तो सावधान रहो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। मियाओ शिनरान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने मन ही मन तालियां बजाईं। लियुयिके अक्सर प्रिंसिपल की बेटी होने का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाती थी। शुरू में उसे लगा था कि जिन को नुकसान होगा, लेकिन अब लग रहा था कि लियुयिके भी उसके सामने कुछ नहीं होंगी। लियुयिके गुस्से से चिल्लाया, तुम किसे पागल कुत्ता कह रहे हो? चू जिन ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, जो कोई भी है। मैंने कहा कि वह कौन है? वह काफ़ी उद्दंड थी, काफ़ी अभिमानी थी। लियुयिके दंग रह गया। जाहिर है उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना निकम्मा और कमज़ोर व्यक्ति इतनी निर्भीकता से बोलेगा। और फिर भी कठोर सोच विचार के साथ प्रत्येक शब्द न्यायसंगत, निर्विवाद, कदम दर कदम दबावपूर्ण था। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? लियुयिके ने गुस्से से लाल हुए चू जिन की ओर इशारा किया और बोल पड़ी, साली, तुम में प्रेम पत्र लिखने और मेरे प्रेमी को रिझाने की हिम्मत तो है, पर कबूल करने की हिम्मत नहीं। तुम बुरी परवरिश की बेकार उपज हो। मूल रूप से चू जिन उसके स्तर तक गिरना नहीं चाहता था, लेकिन लियुयिके बहुत ही शातिर था, इतनी कम उम्र में ऐसी बातें कह रहा था। हे, चू जिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सब कुछ सबूत पर आधारित होना चाहिए। तुम कहते हो कि ये प्रेम पत्र मैंने लिखे हैं, तुम्हारा सबूत कहाँ है? ये सुनकर लियुयिके की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई, ये सोचते हुए कि एक बिंबो सिर्फ एक बिंबो है, आपको सबूत चाहिए। लियुयिके के होंठ तिरस्कार के भाव से मुड़ गए। बहुत आत्मसंतुष्ट, ये दर्जन भर स्पष्ट प्रेम पत्र सबसे अच्छा सबूत हैं। ओह, चू जिन के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि ये बातें मैंने लिखी हैं? सबूत कहाँ है? अगर नहीं है तो क्या मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ये बातें गढ़ी हैं और फिर इन बातों को अदालत में ले जाकर तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूं? लियुयिके ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम घिरी हुई हो तब भी इतनी जिद्दी हो। इसके साथ ही उसने ताना मारा, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? चू जिन ने भौहें चढ़ाईं, मैं हिम्मत क्यों न करूं? लियुयिके ने खुद पर गर्व करते हुए हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर मैं साबित कर सकती हूँ कि ये प्रेम पत्र तुम्हारे द्वारा लिखे गए हैं तो तुम इन सहपाठियों के सामने मेरे पैरों के नीचे घुटने टेकोगे और रेंगोगे, फिर स्कूल के प्रसारण कक्ष में जाओगे और 3 बार चिल्लाओगे कि चू जिन कचरा है, और फिर तुम्हें स्वेच्छा से स्कूल छोड़ देना होगा और साउथ ब्रिज नंबर 2 मिडिल स्कूल में फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाना होगा। अधिकाधिक छात्र वहां एकत्रित हो गए, सभी उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। मियाओ शिनरान ने चू जिन की बाँह खींची और उसके कान में फुसफुसाया, जिन, चलो इसे भूल जाते हैं, हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। उन प्रेम पत्रों पर तुम्हारे हस्ताक्षर होने चाहिए। ये देखकर लियुयिके के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। क्या अब कछुए जैसा खेल खेल रही हो? अचानक डर गई। जब तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया था तब ये डर कहाँ था? बेशर्म। चू जिन ने धीरे से मियाओ शिनरान के हाथ थपथपाए, ये संकेत देते हुए कि वह ठीक है। फिर लियुयिके की ओर देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा, क्या होगा यदि आप इसे साबित नहीं कर सकते? उसका स्वर अत्यंत ठंडा था। उसकी आंखें तलवार की तरह थीं, जिससे लियुयिके को अंदर से थोड़ा आशंकित महसूस हुआ। अध्याय 37, घुटने टेकें और 3 बार विजय गाएं। एक सर्वमान्य निकम्मे व्यक्ति की आंखों में ऐसा भाव कैसे हो सकता है? क्या यह उसकी अपनी गलतफहमी हो सकती है? यदि कोई था तो वह ईर्ष्या का भाव होना चाहिए। आखिरकार वेन जुनिक्सी अब उसके साथ था और यह बर्बादी उसके बालों के एक कतरे से भी तुलना नहीं कर सकती थी। ऐसा सोचते हुए लियुयिके को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके मुंह के कोने फिर से गर्व भरी मुस्कान के साथ सिकुड़ गए। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, इस समय तुम किस लिए संघर्ष कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से इस बार हार गए हो। क्योंकि उसे यकीन था कि ये प्रेम पत्र चू जिन द्वारा लिखे गए थे। लियुयिके ने यह अंतिम वाक्य अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा। चू जिन ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम्हें इतना भरोसा है?
कुछ देर रुकने के बाद उसने भारी स्वर में कहा, या क्या तुम शर्त लगाने में असमर्थ हो? क्या मजाक है? लियू येके ने अपनी बाहें छाती पर रखकर चू जिन को तिरछी नज़र से देखा। मैं शर्त कैसे नहीं लगा सकती? इन प्रेम पत्रों पर तुम्हारा नाम साफ साफ काले और सफ़ेद अक्षरों में लिखा है। बस बर्बादी। और उसे लगा कि उसने मुझे डरा दिया। और मेरे पास प्रेम पत्र हैं, तो क्या मुझे इस बर्बादी से डरने की कोई ज़रूरत है? लियू येक ने उसे घूरते हुए विशैले स्वर में कहा, अगर मैं हार गया तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हारी जांघों के नीचे रेंगूंगा। और फिर चू जिन ने हंसते हुए उसे सीधे बीच में ही रोक दिया। अरे, हम सब सभ्य और गुणवान लोग हैं, तो चलो अब इस बात से बाज आते हैं। मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। अगर तुम हार जाओ तो जमीन पर घुटने टेक दो और 3 बार कौनकर गाओ। ऐसा कहते हुए चू जिन ने छात्रों की तरफ देखा। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथी छात्र भी गवाही देंगे। वहां मौजूद छात्रों ने सिर हिलाकर जल्दी से हाँ में हाँ मिलाए, और भीड़ में से कुछ लोग जिन्हें अच्छा शो पसंद था तो उन्होंने सीटी बजानी भी शुरू कर दी। लियू येके का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। इस निकम्मी को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो ये कह सके कि उसमें कोई क्लास नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मियाओ शिनरान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमारा जिन एक उत्तम दर्जे का और सभ्य व्यक्ति है, न कि कुछ आदिम और असभ्य बर्बर लोगों जैसा जिनमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। ऐसा कहने के बाद मियाओ शिनरान ने चू जिन की ओर प्रशंसा की अभिव्यक्ति के साथ देखा। दिखावे में धोखा हो सकता है। जिनके आमतौर पर शांत और उदासीन स्वभाव के बावजूद चालाकी के मामले में उनसे आगे कौन निकल सकता है? घुटने टेककर और 3 बार कौनकर गाकर केवल वही ऐसी सजा दे सकती थी। शुरुआत में मियाओ शिनरान थोड़ा चिंतित था कि चू जिन को नुकसान होगा, लेकिन अब यह अनिश्चित लग रहा था कि हारने वाला कौन होगा। प्रिंसिपल की बेटी लियू येके घमंडी थी और अक्सर दूसरों को धमकाती थी। उसके साथ ऐसा अनादर कब हुआ था? और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे निकम्मा समझा जाता है और जो सबकी धौंस का निशाना बनता है। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या वह फिर भी अपना सम्मान बचा पाएगी? लियू येके इतनी गुस्से में थी कि उसे किसी को काटने का मन कर रहा था। काश वह चू जिन को 2 टुकड़ों में फाड़ सकती। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, कुतिया, बहुत घमंडी मत बनो। इस बार तुम निश्चित रूप से हारने वाली हो। चू जिन के चेहरे पर मुस्कान अपरिवर्तित रही, क्योंकि वह बस उसे देख रही थी। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि एक स्कूल का प्रधानाचार्य अपनी बेटी को इस तरह कैसे पाल सकता है, जो इतनी आसानी से गंदी और अश्लील बातें फैलाती है। चू जिन को इस हालत में देखकर लियू येके और भी गुस्सा हो गया। इस निकम्मे की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह अब भी हंस रहा है? क्या उसे यह एहसास नहीं था कि वह मौत के कगार पर है? लियू येके ने जल्दी से एक प्रेम पत्र उठाया और उसे फाड़ना शुरू कर दिया और कहा, सब लोग आओ और देखो कि यह छोटी लड़की कैसे बेशर्मी से ये स्पष्ट शब्द लिखती है, मेरे प्रेमी को लुभाने की कोशिश कर रही है। लियू येके अपने हाथों से बहुत तेज थी और मात्र 10 सेकंड में ही उसने एक प्रेम पत्र फाड़ दिया। प्रेम पत्र की शुरुआत में लिखा था, मेरी प्यारी जुंगसी, कल रात मैंने फिर से तुम्हारा सपना देखा। लगभग 400-500 शब्दों का ये प्रेम पत्र स्पष्ट था कि इसमें गहरी भावनाएं शामिल थीं। शरीर का पूर्व निवासी वास्तव में वेन जुनशी को बहुत पसंद करता था। जल्दी से पढ़ने के बाद चू जिन थोड़ा हैरान होकर भौहें चढ़ाने लगीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पूर्ववर्ती को बेकार करार दिया गया था। एक वरिष्ठ हाई स्कूल की छात्रा होने के बावजूद न केवल उनकी लिखावट भद्दी और टाइपिंग की गलतियों से भरी थी, बल्कि शब्दों की जगह पिनहीन और गोलाकार चित्र भी थे। लियू येके ने प्रेम पत्र की ओर इशारा करते हुए खुशी से कहा, देखो, ये सबूत है। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? अपनी बात खत्म करते हुए उसने प्रेम पत्र के ये शब्द भी जोर से पढ़े, प्यारी जुनशी, अगर तुम एक नदी होती तो काश मैं एक छोटी मछली होती। तुम्हारी प्यारी छोटी मछली। जब वह आखिरी वाक्य पर पहुंची तो लियू येके का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? हस्ताक्षर में इस बेकार व्यक्ति का नाम क्यों नहीं, बल्कि आपकी प्यारी छोटी मछली लिखा था? क्या उसने इसे गलत पढ़ा होगा? प्रेम पत्र पकड़े लियू येके के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने प्रेम पत्र को ध्यान से दोबारा पढ़ा, लेकिन फिर भी उस बेकार व्यक्ति का नाम नहीं ढूंढ पाए। ठंडे पसीने से तरबतर होकर लियू येके का दिल घबराने लगा और उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, यह कैसे संभव है? यह नहीं हो सकता। वहां मौजूद छात्रों ने भी कुछ देखा और एक एक करके उन्होंने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं और लियू येके के हाथों में प्रेम पत्र देखने के लिए झुके। लेकिन तभी एक थप्पड़ के साथ लियू येके ने प्रेम पत्र को मेज पर फेंक दिया। एक खत काफी नहीं है, 1 दर्जन से ज्यादा तो हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये निकम्मा इंसान 1 दर्जन से ज्यादा प्रेम पत्र लिखेगा और अपना नाम भी नहीं लिखेगा। लियू येके ने 1 दर्जन से अधिक प्रेम पत्र फाड़ डाले, लेकिन उन सभी पर हस्ताक्षर थे, आपकी प्यारी छोटी मछली। ये कैसे हो सकता है? लियू येके का पूरा शरीर कांप उठा और अपने इतने कमजोर हाथों से कि वह उसे संभाल नहीं पा रही थी, वह मेज पर झुक गई। चू जिन ने भौहें चढ़ाईं और उदासीनता से कहा, तो क्या तुम्हें मेरा नाम मिल गया?
वह वास्तव में जानती थी कि इसका परिणाम यही होगा, अन्यथा वह लियू येके के उकसावे को शांतिपूर्वक स्वीकार नहीं करती। यद्यपि उसकी पूर्ववर्ती बेकार रही होगी, फिर भी उसमें वह शर्मीलापन था जो एक युवा लड़की में होना चाहिए, इसलिए उसने वेन जुनशी को लिखे किसी भी प्रेम पत्र पर अपना वास्तविक नाम नहीं लिखा। उसने आपकी प्यारी छोटी मछली नाम का इस्तेमाल किया। तुम्हारी प्यारी छोटी मछली तुम ही हो, है ना? लियू येके ने उसे गुस्से से देखा, उसकी आंखें आग की लपटों से भरी थीं, मानो वह उसे चीर देना चाहती हो। तुम्हें तो सब पता था, तुम वेश्या, तुमने मुझे फंसाने की साजिश रची थी। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू येके ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे चू जिन के चेहरे की ओर क्रूरतापूर्वक घुमाया। चू जिन ने बिना किसी हड़बड़ी के लियू येके की उतरती कलाई पकड़ ली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से झुकी और लियू येके के कान में फुसफुसाते हुए बोली, बहुत चालाक, वो छोटी मछली असल में मैं ही हूँ, लेकिन इसमें क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? वह तो सचमुच एक निकम्मे इंसान से मात खा गई थी। लियू येके गुस्से से चीखी। चू जिन का हाथ झटक दिया और गाली दी, वेश्या, रंडी, बेशर्म। चू जिन ने अपनी बाहें उठाईं और हल्के से कहा, मेरे साथी छात्र, आपको जुए के परिणामों को स्वीकार करना होगा। यदि आप दांव लगाने का जोखिम नहीं उठा सकते तो इतना बड़ा दांव क्यों लगाया? वहां खड़े छात्रों ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो सीधे चिल्लाने लगे, घुटने टेको और विजय गाओ, विजय गाओ, विजय गाओ। यदि आप खेल को संभाल नहीं सकते तो इसे मत खेलिए। आप केवल स्वयं को शर्मिंदा कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश को पहले भी लियू येके द्वारा धमकाया गया था। अब चू जिन ने उनका बदला ले लिया था। ऐसा नहीं है। लियू येके का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। ये छोटी मछली एक बेकार इंसान है, मेरा विश्वास करो। तभी जैसे कुछ याद आ गया हो, लियू येके ने खुद को संभाला और कहा, सब लोग शांत हो जाओ। भले ही इन प्रेम पत्रों में इस बेकार व्यक्ति का नाम न हो, मेरे पास ये साबित करने का एक और तरीका है कि ये प्रेम पत्र इसी बेकार व्यक्ति ने लिखे हैं। अध्याय 38। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कौन हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियू येके की नज़र चू जिन की मेज पर रखी पाठ्यपुस्तकों पर पड़ी। चाहे वह कितनी भी बहस करने की कोशिश करे, एक व्यक्ति की लिखावट कभी नहीं बदलती। चू जिन ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, अचानक खेल जारी रखने में रुचि खोते हुए, और उदासीनता से बोली, सहपाठी, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए चलो इस मामले को छोड़ दें। ये चीजें ले लो और जाओ, और अब से हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहेंगे। आखिरकार लियू येके तो सिर्फ एक किशोरी थी और वह पहले ही 2 जन्म जी चुकी थी। ये कुछ हद तक युवाओं को धमकाने जैसा लग रहा था। एक बच्चे के प्रति द्वेष क्यों रखें? लेकिन लियू येके के कानों में इन शब्दों का अलग अर्थ निकला। लियू येके के दिल का डर तुरंत गायब हो गया, उसके फैसले में उसका विश्वास मजबूत हो गया, और वह बहुत ही आत्मसंतुष्ट होकर हंसी। क्या तुम डरी हुई हो? तुम कछुए की तरह खेलना चाहती हो और हर चीज से इनकार करना चाहती हो? बहुत बुरा हुआ, अब बहुत देर हो चुकी है। लियू येके ने अपनी बाहें पार की, वहां खड़ी भीड़ पर नजर डाली और कहा, यहाँ मौजूद सभी सहपाठी गवाह हैं। तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। एक निकम्मी सोचती है कि वह उससे मुकाबला कर सकती है। क्या मजाक है? चू जिन को भी यह मनोरंजक लगा। उसके मुंह के कोनों से एक हल्की वक्रता फैल गई। उसका पूरा आचरण शुद्ध और हानिरहित था, जिसमें पतन या कमजोरी का कोई निशान नहीं था। चून की कोई दया की भीख नहीं मांग रहा था, इसलिए उसे दया न दिखाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। चू जिन हंसा, हाँ तुम सही कह रही हो, किसी को अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। तो कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करो। उसकी मुस्कान शुद्ध थी और उसके गालों पर गड्ढे ऐसे दिखते थे मानो वे किसी को अपनी ओर खींच लेंगे, जिससे लोगों के लिए नजर हटाना असंभव हो जाएगा। विशेषकर पुरुष छात्र, जो मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, और आश्चर्य कर रहे थे कि उन्होंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। लियू येके की आंखों में तिरस्कार और गहरा गया। जैसी कि उम्मीद थी, कचरा तो कचरा ही होता है। अब भी वह मुस्कुरा सकती थी, इस बात से बेखबर कि उसका अंत कैसे होगा। सब लोग ध्यान से देखो। लियू येके ने आत्मविश्वास से चू जिन की मेज से एक अभ्यास पुस्तिका उठाई और भीड़ से कहा, अब हम इस अभ्यास पुस्तिका में लिखावट की तुलना करेंगे। सब लोग पास आकर देखो, ताकि बाद में कुछ लोग नाराज होकर मुझ पर धमकाने का आरोप न लगा सकें। ये सुनकर भीड़ देखने के लिए पास आ गई। सबके सामने लियू येके ने शांति से पहला पृष्ठ खोला। उसके मुंह पर एक बहुत ही आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी, मानो वह पहले से ही चू जिन के निराशाजनक भविष्य को देख सकती थी। वाह! भीड़ से एक धीमी सी आवाज आई, कितनी सुंदर लिखावट है, इसमें वर्षों का अभ्यास लगा होगा। लियू येके के होठों पर मुस्कान तुरंत कठोर हो गई और उसने अपनी आंखें रगड़ लीं, कहीं उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था। हालांकि जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो कुछ भी नहीं बदला था। उन्होंने जो देखा वह एक बहुत ही औपचारिक नियमित लिपि का सेट था, जिसमें स्पष्ट और सशक्त स्ट्रोक, सावधानीपूर्वक शुरुआत और अंत, गरिमापूर्ण और समतल, मजबूत और ऊबड़ खाबड़, एक ऐसी सुंदरता थी जिसमें मर्दाना ताकत की कमी नहीं थी, बिल्कुल एक मास्टर की शैली।
ऐसी लिखावट न केवल कक्षा 2 में बल्कि पूरे साउथ ब्रिज नंबर 2 मिडिल स्कूल में दुर्लभ थी। उस प्रेम पत्र की लिखावट की तुलना में यह आकाश और पृथ्वी जितना भिन्न था। चू जिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जो उसके पिछले जन्म के प्रयासों का फल थी। पिछले जन्म में साहित्य की उस्ताद होने के नाते उसकी लिखावट तो भद्दी नहीं होगी। ऐसे आकर्षक लेखन के लिए उन्होंने लंबे समय तक अभ्यास किया था। लियू येके ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कई अभ्यास पुस्तिकाओं को तेजी से पलटा, लेकिन वह नहीं ढूंढ पाई जो वह देखना चाहती थी। देखना बंद करो। मियाओ शिनरान ने लियू येके के हाथों से अभ्यास पुस्तकें छीन ली और हंसते हुए कहा, तुम हार गए, इसलिए अपने घुटनों पर बैठो और जीतो, गाओ। तमाशबीन भीड़ भी हरकत में आने लगी, सीटी बजाने वाले और हंगामा करने वाले लोग। कुछ लोगों ने तो लयबद्ध तरीके से तालियां बजानी शुरू कर दी और तालियां बजाते हुए नारे लगाने लगे, विजय करो, गाओ, विजय करो, गाओ। साउथ ब्रिज नंबर 2 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल की इकलौती बेटी होने के नाते लियू येके को हमेशा श्रेष्ठता की भावना महसूस होती थी। वह जहां भी जाती हमेशा घमंडी रहती और हमेशा दूसरों को धमकाती रहती। उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। इस समय उसने चू जिन को विषैली आंखों से घूरा, मानो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। वह अपने मुंह से कुछ गंदे शब्द भी बोल रही थी। चू जिन ने देखा कि उसने पश्चाताप का जरा भी इरादा नहीं दिखाया, बल्कि वह और भी आक्रामक हो गई थी, और उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। ऐसा व्यक्ति सहानुभूति के योग्य नहीं है और उसे कठोर सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि वह अंततः समझ सके कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी मोटी है। चू जिन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, चून कि तुमने खेल स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हें खेल के नियमों का पालन करना ही होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, इसके अलावा मैंने तुम्हें एक मौका भी दिया था। कुतिया। लियू येके पूरी तरह से गुस्से में थी और उसने भीड़ को घूरते हुए धमकी दी, चुप रहो, सब चुप रहो। क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? मुझे उकसाने की हिम्मत की, और जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं अपने पिता से तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। ऐसा कहते हुए वह मुड़ी और अपने पीछे खड़ी एक कमजोर लड़की को धक्का देकर तेजी से कक्षा से बाहर भाग गई। चू जिन, उस कचरे ने उसकी बहुत बदनामी कर दी थी। वो उसे जाने नहीं देगी। इस बीच एक उच्च स्तरीय निजी क्लब में एक युवक सोफे पर बैठा, झिझकते हुए अपने सामने वाले आदमी की ओर मुंह करके और कुछ अनिच्छा से बोला, नौवे भाई, मैंने सुना है कि आप। मंद रोशनी में वह आदमी ठंडा और अलग थलग बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच एक आधी जली हुई सिगरेट थी। उठते धुएं ने उसके तीखे चेहरे को आंशिक रूप से ढक दिया था, जिससे उसके संयम और शीतलता में एक रहस्यमय आभा आ गई थी। वह एक राजसी व्यक्तित्व थे, विस्मयकारी और अप्राप्य। ऐसे शासक को एक क्रूर अभिशाप से कैसे जोड़ा जा सकता है? यदि वह श्राप न होता तो वह नश्वर लोक में आता ही नहीं। युवक ने अफसोस से सोचा, ऐसा लगता है कि मो जिक्सुआन को पता था कि वह क्या कहने वाला है। उसने अपनी सिगरेट से राख को झाड़ा, उदासीन और अलग व्यवहार बनाए रखा, थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कुछ शब्द बोले, हाँ ये सही है। यद्यपि यह एक संक्षिप्त प्रतिज्ञान था, लेकिन युवक को इसे पचाने में कुछ समय लगा। ये सोचकर कि यह महज एक अफवाह है, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह सच था, और उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नौवे भाई, क्या तुम गंभीर हो? पहले से ही 18 ज्वलंत उदाहरण थे। भाग्य क्रूर था, और चुई के अलावा ऐसा लग रहा था कि इस जीवन में नौवे भाई को कभी भी अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। इस विचार से युवक की आंखें नम हो गईं। मो जिक्सुआन ने विस्तार से कुछ नहीं बताया, बल्कि केवल धुएं का एक छल्ला उड़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं उसकी हथेली की गर्मी महसूस कर सकता हूँ। क्या? युवक कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसे डर था कि उसने गलत सुना है। उसने तुरंत पुष्टि चाही, नौवे भाई, क्या आप गंभीर हैं? युवक के चेहरे पर अविश्वसनीय उत्साह था, यहाँ तक कि वह लाखों रुपये जीतने पर भी इतना उत्साहित नहीं था। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। युवक ने जल्दी से खुद को संभाला, ऐसा व्यक्ति नश्वर लोक में कैसे हो सकता है? नौवे भाई, क्या तुम चुई को परेशान करने के लिए मुझे चिढ़ा रहे हो? इसके अलावा उसने सुना था कि नौवे भाई की मंगेतर का नाम चूजिन था। अध्याय 39, किसी का विकल्प नहीं। चूजिन, झेंग चुई, इन दो नामों को एक साथ रखने पर एक समझदार व्यक्ति तुरंत उनके महत्व को समझ सकता है। ऐसा लगता है कि बड़े भाई जियोगे का बहन चुई के प्रति प्रेम गहरी जड़ें जमा चुका है और वह अब खुद को इससे मुक्त नहीं कर पा रहा है। अन्यथा उन्होंने ऐसी मंगेतर का चयन नहीं किया होता जिसके नाम में चू अक्षर भी शामिल हो। मो जिक्सुआन की आंखें गहरी थीं। उसका सेक्सी एडम एप्पल 2 बार ऊपर और नीचे हुआ, फिर उसने धीरे से 4 शब्द छोड़े, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये उसका स्वाभाविक रूप से झेंग चुई को संदर्भित करता था। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह धीमी और ठंडी थी। उस पर युवक द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द सिस्ट चुई का कोई खास प्रभाव नहीं था। हालांकि मो जिक्सुआन ने ऐसा कहा, लेकिन युवक अभी भी कुछ हद तक संशय में था। आखिरकार वह उस समय मामले का गवाह था। बड़े भाई जियोगे, युवक ने धीरे से आह भरी, बहन चुई के साथ आपका भाग्य ऐसा कुछ नहीं है जिसे किसी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके।
इस बिंदु पर बोलते हुए युवक ने ध्यान से मो जिक्सुआन को देखा और उसके चेहरे पर कोई बदलाव न देखकर उसने अपना साहस बढ़ाते हुए आगे बोलने का साहस किया। देखो, सिस्टर चुई भी इतने सालों से अकेली ही रही हैं। भले ही वो कुछ न कहें, पर हम सब समझ सकते हैं कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर तुम वापस लौटने को तैयार हो तो वो तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाएंगी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो युवक ने मो जिक्सुआन की ओर देखा और उसके चेहरे से कुछ समझने की कोशिश की। अफसोस की बात है कि वहाँ कुछ भी नहीं था। शुरू से अंत तक उन्होंने उदासीन और दूर का व्यवहार बनाए रखा। उनकी गहरी फीनिक्स जैसी आंखें अंधेरी और रहस्यमय थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह महज एक बाहरी व्यक्ति था। कुछ चीजें एक बार छूट जाएं तो बस छूट ही जाती हैं, मो जिक्सुआन ने धीमे स्वर में कहा। उसके ठंडे होंठों से धुएं की धुंधली धुंध बह रही थी, जो बेहद मोहक थी। इस दुनिया में हर कोई अपूरणीय है, कोई भी किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा मैंने कभी भी तथाकथित नियति विवाहों में विश्वास नहीं किया। मो जिक्सुआन के शब्द बहुत स्पष्ट थे। झेंग चुई के साथ उसका रिश्ता पहले से ही अतीत की बात थी। चाहे अब हो या भविष्य में, किसी भी उलझन की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा बातों के बीच मो जिक्सुआन ने अपनी मंगेतर के प्रति अपनी सुरक्षा का संदेश देते हुए संकेत दिया कि वह किसी की जगह नहीं ले सकती। युवक बुद्धिमान था, वह समझता था कि चूंकि बड़े भाई जियोगे ने इस हद तक बात कर ली है, इसलिए इस विषय पर आगे बात करना उसके लिए पूरी तरह से विचारहीनता होगी। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि चू जिन वास्तव में किस तरह का व्यक्ति था जो जियोगे से इस तरह की सुरक्षा का हकदार था, जो उसकी नज़र में इतना ऊंचा और अप्राप्य था। आखिरकार बड़े भाई जियोगे उसके लिए उतने ही दूर थे जितना कि सर्वोच्च स्वर्ग में एक सच्ची परी। यह अकल्पनीय था कि झेंग चुई के अलावा वास्तव में कोई और होगा जो बड़े भाई जियोगे की नज़र को आकर्षित कर सकता है। चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते, युवक ने मो जिक्सुआन के लिए चाय डालते हुए कहा। उसका स्वर गंभीर था। बड़े भाई जियोगे, क्या तुम सचमुच मेरे साथ लौटने की योजना नहीं बना रहे हो? कबीले के सभी लोग बड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मो जिक्सुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र चायदानी पकड़े हुए युवक के हाथ पर पड़ी, ठीक अंगूठे के आधार पर बने चमकीले गुलाब के टैटू पर। ऐसा नहीं है कि गुलाब का टैटू अनाकर्षक था। गुलाब आकर्षक और मोहक था, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति के हाथ पर अंकित होने के कारण ये असाधारण रूप से अजीब लग रहा था। एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास अच्छे मूल्य हों, वह अपनी तृप्ति के बाद अपने हाथ पर एक नाजुक और टपकते गुलाब का टैटू बनवाएगा। ये चौड़े कंधों, पतली कमर और 8 पैक एब्स वाले एक सुंदर लड़के के समान था, जो खरीदारी करते समय गुलाबी पोशाक पहने हुए था। इसमें भी वही असंगति का भाव था। ये देखकर युवक ने चमकीले गुलाब की ओर देखा। उसकी आंखों में एक स्नेहपूर्ण भाव उभर आया और उसने बताया, वेई को ये पैटर्न पसंद है। दैन्य मो जिक्सुआन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और खर्राटे के साथ बुदबुदाया। युवक नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया। मैं कुछ नहीं कर सकता, किसने मुझे उससे प्यार करना सिखाया? इस जीवन में मैं सचमुच उसके हाथों में पड़ गया हूँ। प्यार? मो जिक्सुआन ने अपनी सिगरेट बुझाई। उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। क्या प्यार का मतलब यह है कि आप एक आदमी की गरिमा को भी त्याग सकते हैं? लंबे समय तक उच्च पद पर रहने तथा इतने ही समय तक अकेले रहने के कारण उन्हें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सूक्ष्म भावनाओं को समझने में कठिनाई हुई। वह ये भी नहीं समझ पाया कि एक प्रतिष्ठित पुरुष एक महिला के लिए इतना विनम्र कैसे हो सकता है। एक तथाकथित पुरुष में कम से कम पुरुष गौरव का कुछ अंश तो होना ही चाहिए। युवक ने अपनी नाक को छूते हुए कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा, नौवे भाई, आप बहुत कठोर हो रहे हैं। किसी से प्यार करने का मतलब है उसे जगह देना, उसे लाड़ प्यार करना, उसे बिगाड़ना, उसकी पसंद की चीज़ें करना। प्यार का सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। मो जिक्सुआन की आंखें गहरी लग रही थीं। एक पतली आकृति उनके सामने मंडरा रही थी। जब उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या यह एक महिला के लिए लायक है? यह उचित है। युवक की अभिव्यक्ति बहुत दृढ़ थी। नौवे भाई, जब आपको भविष्य में सच्चा प्यार मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्हें लगा कि शायद ये शब्द कुछ अनुचित थे। क्या इतना स्पष्ट होने से नौवे भाई को चोट पहुंच सकती है? आखिरकार नौवे भाई के लिए अपनी स्थिति के साथ प्रेम को न समझ पाना बिल्कुल सामान्य बात है। साथ ही युवक भी उत्सुक था। क्या नौवे भाई ने कभी झेंग चुई से सच्चा प्यार किया था? मो जिक्सुआन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चाय का कप उठाया और काली चाय का एक घूंट लिया। वह उस युवक के सच्चे प्यार की धारणा को समझने में कुछ हद तक असमर्थ था। उसने सोचा कि यदि सच्चे प्यार का मतलब किसी स्त्री के प्रति बिना शर्त प्रेम जताना है, तो संभवतः उसे अपने जीवन में कभी भी ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। शाम को स्कूल के बाद चू जिन अभी भी उस चौराहे पर जाता था। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंची, उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला और एक युवा महिला बड़े और छोटे बैग लेकर उसी स्थान पर खड़ी थीं जहां उन्होंने एक दिन पहले अपनी दुकान लगाई थी। बुजुर्ग महिला उनकी पहली ग्राहक थी और युवा महिला उनकी बहुबूर रोंगहुआ थी। मास्टर चू जिन को देखते ही बुजुर्ग महिला ने उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। आप आ गए, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रही थी।
बुजुर्ग महिला को इतना खुश देखकर चूजिन को कुछ राहत महसूस हुई। चाची, आप अच्छी लग रही हैं, ऐसा लगता है कि रक्तपात की विपत्ति टल गई होगी। बुजुर्ग महिला ने जल्दी से सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक भावुक भाव था। ये सब मास्टर चू की बदौलत है जिन्होंने इस बुजुर्ग महिला की जान बचाई। अगर आपका शांति मंत्र न होता तो शायद आज मैं उन कार के पहियों के नीचे आकर मर जाती। चूजिन मुस्कुराया, आंटी, आपको मुझे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके अपने अच्छे कर्मों का फल है। अगर कोई दुष्ट हृदय वाला होता तो 10 शांति मंत्र भी उसे नहीं बचा पाते। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, चूजिन की नज़र गू रोंगहुआ पर पड़ी। आंटी, ये महिला कौन है? इससे पहले कि बुजुर्ग महिला कुछ बोल पाती, गू रोंगहुआ ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम गू रोंगहुआ है, यह मेरी सास हैं। एक विराम के बाद उन्होंने कहा, मैं शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में काम करती हूँ। क्या आप मास्टर चू हैं? गू रोंगहुआ ने जानबूझकर शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो और मास्टर चू पर जोर दिया। आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें, ये तो बस एक किशोरी थी। उसकी सास को धोखा देना बहुत आसान था। असल में वह एक बच्चे के हाथों खेल रही थी। इस बच्चे को कक्षा के दौरान शिक्षकों से पर्याप्त होमवर्क नहीं मिलता होगा। इतनी कम उम्र में ये सब करने के बाद वह बड़ी होकर क्या बनेगी? अध्याय 40, 1000 टुकड़ों की भविष्यवाणी पर कब्जा। चूजिन निश्चित रूप से गू रोंगहुआ के शब्दों के पीछे के निहितार्थ को समझ गया। उन्होंने वास्तव में चीन की मुख्य भूमि के पारंपरिक ज्योतिषी गुरुओं की छवि को उलट दिया, क्योंकि एक सच्चे गुरु के बाल आमतौर पर सफ़ेद होते थे, लंबी दाढ़ी होती थी और उनका रूप एक आदरणीय वृद्ध व्यक्ति जैसा होता था जो दिव्य आचरण वाले एक सन्यासी जैसा दिखता था। वह एक विद्रोही किशोरी से अधिक कुछ नहीं लग रही थी जो अभी अभी वयस्क हुई थी। शायद उनकी नज़र में वह एक ठग जैसी लग रही थी। चूजिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और बहुत विनम्रता से कहा, आप बहुत दयालु हैं। मैं मास्टर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता, ये सिर्फ कुछ मामूली कौशल हैं। ऐसा लग रहा था कि लड़की में एक अच्छा मनोवैज्ञानिक गुण था, क्योंकि इतनी तीखी टिप्पणी के बाद भी वह इतनी शांत बनी हुई थी। एक सामान्य ठग शायद सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो शब्द सुनकर बुरी तरह डर गया होगा। ये देखना कठिन नहीं था कि यह लड़की एक आशाजनक पौधा थी, लेकिन ये कितने दुख की बात थी कि सही मार्गदर्शन के बिना वह एक टेढ़े रास्ते पर भटक गई थी और लोगों को धोखा देने लगी थी। गू रोंगहुआ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ लीं, उसके होंठों के कोने धीरे धीरे सिकुड़ गए। क्या तुम्हारे काम में सब लोग तुम्हारे जैसे विनम्र हैं? मैंने शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में काम करते हुए तुम्हारे कई साथियों को देखा है, लेकिन वे तुम्हारे जितने भाग्यशाली नहीं थे। इसलिए लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए, विज्ञान में विश्वास रखना चाहिए और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कुटिल काम नहीं करने चाहिए। जैसा कि वे कहते हैं, स्वर्गीय दाव का अपना कर्मचक्र होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे ही वह बोल रही थी, गू रोंगहुआ की निगाहें चूजिन के माथे पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो वह उसे आर पार देखना चाहती हों। चूजिन अपनी सामान्य उदासीन मुद्रा में रही और गू रोंगहुआ की तीखी निगाहों का सामना करने में संकोच नहीं किया। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, गू रोंगहुआ को लड़की की आंखों में अपराध बोध या पीछे हटने का कोई निशान नहीं दिखा। चूजिन की आंखें झरने की तरह साफ, किसी बच्चे की तरह शुद्ध और पारदर्शी थीं। स्वर्गीय दाव के बारे में आप सही कह रहे हैं, चूजिन ने धीरे से कहा। आखिरकार हम सभी 5 सितारा लाल झंडे के नीचे पले बड़े हैं, इसलिए विज्ञान में विश्वास करना ही उचित है। मैं आपकी भौहों के बीच की दयालुता और आपके ऊर्जा केंद्र के भीतर की धार्मिकता और ज्ञान, साथ ही आपके आचरण में प्रबल विद्वत्तापूर्ण आभा से देख सकता हूं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। गू रोंगहुआ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना चूजिन एक मेज और स्टूल लगाने के लिए नीचे झुका। गू रोंगहुआ क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, क्योंकि चूजिन सही था। उसने केवल चूजिन को डराने के लिए शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में काम करने का दावा किया था। वास्तव में उनका असली पेशा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक का था। क्या वह व्यक्ति जिससे वह पहली बार मिल रही थी, उसके चेहरे और व्यवहार से ही उसके पेशे का पता लगा सकता था? क्या उसकी पहले से जांच की गई थी, या यह महज एक संयोग था? गू रोंगहुआ ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना अपने होंठ भींच लिए और आपत्ति जताने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसकी सास चूजिन को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रही हैं और उत्सुकता से कह रही हैं, ये सही है, ये सही है, मास्टर चू, आप बिल्कुल सही हैं। हमारा रोंगहुआ एक शिक्षक है। गू रोंगहुआ ने मन ही मन अनगिनत बार आंखें घुमाईं। ऐसे समर्थक की यही परिभाषा थी जो मदद करने के बजाय बाधा डालता है। चूजिन मुस्कुराया और बोला, चाची, मास्टर बहुत औपचारिक है, मुझे बस जिन कहो। ठीक है, ठीक है, तो मैं कोई औपचारिकता नहीं निभाऊंगी। महिला झुककर अपने सारे छोटे बड़े पैकेट चूजिन के सामने ले आए। जिन, ये सब आंटी की तरफ से तुम्हारे लिए हैं। पर्पल थंडर स्पेस की जी ने ज़मीन पर पड़ी वस्तुओं को देखा और तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं और बोली, वाह, हमें पैसे मिल गए, इतनी अच्छी चीज़ें। चूजिन ने मना नहीं किया, बल्कि विनम्रतापूर्वक उन्हें स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद चाची।
इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है, ये तो बस सामान्य बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि जिनको ये बहुत साधारण नहीं लगेंगी, महिला ने हंसते हुए हाथ हिलाते हुए कहा। ये स्पष्ट था कि वह सचमुच चू जिन को पसंद करती थी। गु रोंगहुआ ने अपनी सास को देखा, जो मूर्ख की तरह चक्कर खा रही थी और केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकती थी। उसकी सास के इस तरह के व्यवहार के कारण ये केवल समय की बात थी कि वे सब कुछ खो देंगे जो उनके पास था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह एक जन शिक्षिका जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, एक जियांगू ओझा की चालाकी को उजागर नहीं कर सकती। चून की मास्टर चू इतने प्रभावशाली हैं तो कृपया मेरे लिए भी कुछ पढ़िए, गु रोंगहुआ ने कहा और वह सहजता से चू जिन के सामने स्टूल पर बैठ गई। चाची ने तुरंत कहा, ठीक है, जिन, हमारी रोंगहुआ को पढ़कर सुनाओ, देखो कि उसे हाल ही में किसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत तो नहीं है। चू जिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि आप किस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। बोलते हुए उसने जल्दी से कार्डों को फेर दिया। गु रोंगहुआ ने सहजता से कहा, बस मुझे मेरे अतीत और भविष्य के बारे में बताओ। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि यह बच्चा किस तरह की कहानी गढ़ सकता है। चू जिन ने सिर हिलाया और तेजी से कार्डों का ढेर लगाते हुए उदासीनता से बोली, एक रीडिंग की कीमत 1000 युआन है, आप नकद भुगतान कर सकते हैं या मोबाइल भुगतान का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि जल्द से जल्द आपके लिए कहानी का अगला भाग ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।